नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अनिश्चितता और जोखिम की स्थिति में उपभोक्ता व्यवहार पर, जिसके अंतर्गत हम न्यूमैन मॉर्गेस्टर्न विधि पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आज इसके अंतर्गत हम बात करेंगे किस प्रकार से एक फेयर निष्पक्ष बाजी लगाई जाती है। यहाँ ये भी देखेंगे कि ये फेयर जो बाजी है, जो निष्पक्ष बाजी जो जुए में लगाई जाती है, उससे तात्पर्य क्या है, किसे हम कहेंगे, कौन सी फेयर बाजी होगी, निष्पक्ष बाजी होगी, और इसके अंतर्गत किस प्रकार से जोखिम में बदलाव लिया जा सकता है और किस प्रकार से यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो के अंतर्गत विस्तार से चर्चा का विषय रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक पर। जैसा कि हमने देखा है पूर्व की वीडियो में कि लोगों के जोखिम के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो विचारधारा है, जो उनकी थिंकिंग है, उनमें बहुत अधिक अंतर होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत 3 प्रकार के व्यक्तियों पर हमने विशेष रूप से बात की थी। उन 3 प्रकार के व्यक्तियों की बात करें तो 1 नंबर का वो व्यक्ति था जिसके बारे में हम बात की थी कि जो जोखिम को कम करना चाहता है या जोखिम से बचने का प्रयास करता है, या हम यूँ कहें जो जोखिम से डरता हो या किसी प्रकार के जोखिम को वो अपने तरीके से हैंडल करता हो, और कम से कम प्रयास यही होता है उसका, ज़्यादा से ज़्यादा कि उस जोखिम को क्या किया जाए, कम किया जाए। लेकिन दूसरे प्रकार के व्यक्ति की हमने यहाँ बात की थी जो जोखिम प्रेमी होता है, रिस्क लवर्स होता है, जो कि जोखिम को पसंद करता है। और तीसरा व्यक्ति हमने बात की थी जो कि जोखिम तटस्थ होता है। तो इस प्रकार हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत इन 3 व्यक्तियों पर चर्चा की, और इसके अंतर्गत जो आय का उपयोगिता वक्र बन रहा था उसकी भी हमने विस्तार से पिछले वीडियो के अंतर्गत चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि जो फेयर बिड्स है, फेयर जो बाजी है, निष्पक्ष बाजी है, वो क्या होती है और किस प्रकार से उससे संबंधित निर्णय लिया जाता है। हमने बर्नौली परिकल्पना की भी बात की थी, और हमने ये देखा था कि एक व्यक्ति जिसकी आय में वृद्धि पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में गिरावट आती है, तो वह एक निष्पक्ष जो फेयर जुआ है वो खेलने से इनकार कर देता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा दोस्तों कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय बढ़ने पर उसकी जो आय का उपयोगिता वक्र है वो हमने ये देखा कि पॉजिटिव स्लोप का होता है, लेकिन वो मूल बिंदु के प्रति कॉनकेव होता है, नतोत्तर होता है। जैसा कि इस डायग्राम के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं, ये उस व्यक्ति का उपयोगिता वक्र होता है, आय का उपयोगिता वक्र होता है जो जोखिम से किसी प्रकार से बचने का प्रयास करता है, या हम यूँ कहें जो जोखिम लेने वाला नहीं होता है। तो उसका ये जो उपयोगिता वक्र है आय का, वो हम देख रहे हैं यहाँ कि पॉजिटिव स्लोप का है, लेकिन मूल बिंदु के प्रति कॉनकेव होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे उसकी आय में वृद्धि होती है, उपयोगिता में तो वृद्धि होती है, लेकिन वो कौन सी दर से, घटती हुई दर से, डिमिनिशिंग रेट के अनुसार उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ हम इस डायग्राम के अंतर्गत देखें, जैसे कि 1000 आय है और उस स्थिति में यहाँ उसकी उपयोगिता जी पॉइंट पर है। यहाँ 2000 आय होने की स्थिति में यहाँ उपयोगिता 50 है। जैसे ही आय बढ़कर यहाँ 3000 हो जाती है, ऐसी स्थिति में हम यहाँ देखें इस उपयोगिता वक्र पर सी बिंदु पर, तो यहाँ उसकी उपयोगिता बढ़कर कितनी हो जाती है, 70 हो जाती है, अर्थात यहाँ 20 की वृद्धि होती है। और आय बढ़कर और बढ़ जाए, यहाँ बढ़कर 4000 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो कितनी हो जाती है, 75 हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ हुआ कि पहले 20 की वृद्धि हुई और फिर कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। तो ये वृद्धि तो हो रही है, लेकिन कौन सी दर से, घटती हुई दर से। और ऐसी स्थिति में ये उस व्यक्ति का उपयोगिता वक्र होगा जो जोखिम से बचने का प्रयास करता है। और उसका ये मानना है, जैसे यहाँ हम देखिए कि मान ले उसकी आय 3000 रुपये, जिसके आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से चर्चा करेंगे, और वो 1000 रुपये की बाजी लगाता है, जीतने और हारने की बराबर संभावना हो, 50-50% जीतने और हारने की संभावना हो। ऐसी स्थिति में वो जीतता है तो उसकी आय में कितनी वृद्धि होती है, 1000 की वृद्धि होने पर आय कितनी हो जाती है, 4000 हो जाती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ उसकी उपयोगिता कितनी हो जाती है, 75 हो जाती है। 3000 की आय की स्थिति में कितनी थी, 70 थी।
अब उस अगर वो बाजी हार जाता है और उसकी आय कितनी हो जाती है 2000, और ऐसी स्थिति में उसकी जो उपयोगिता है वो कितनी हो जाएगी, घटकर 50 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आय बढ़कर 4000 होगी, तो ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई, 5 की। क्यों हुई? क्योंकि 70 से बढ़कर कितनी होगी, 75। लेकिन वो बाजी हार जाता है गैम्बलिंग में, जुए में, तो उसकी आय 2000 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता 70 से घटकर कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, अर्थात उपयोगिता में 20 की कमी होगी। कहने का मतलब नुकसान यहाँ अधिक होगा, इसलिए वो किसी प्रकार का जुआ खेलने को पसंद नहीं करता है। आगे चलते हैं दोस्तों कि एक निष्पक्ष फेयर खेल वह जुआ है। अब बात करें फेयर जुआ है क्या, गैम्बलिंग है क्या, जिसमें एक जुआ से जो गैम्बलिंग है, गैम्बल है, उससे होने वाली जो आय का मूल्य है निश्चितता के साथ आय की समान राशि के बराबर हो। तो कहने का मतलब फेयरबाजी वह होगी जिसमें जैसे मान ले कि उसकी आय 3000 रुपये है और वो जुआ खेलता है और उसकी अपेक्षित एक्सपेक्टेड जो इनकम आती है वो भी कितनी हो, 3000 हो। यानी ये इससे न तो ज़्यादा हो और न अधिक हो। ठीक है, अर्थात हम यूँ कहें कि ऐसी बाजी जिसमें जीतने और हारने की कितनी संभावना हो, 50-50 हो, 50%। यानी जीत भी सकता है, 50% संभावना है, और हार सकता है, 50% संभावना है। जो व्यक्ति एक निष्पक्ष फेयरबाजी लगाने से इनकार कर देता है उसको रिस्क अवर्स कहा गया है। यानी जोखिम को टालने वाला, जोखिम से बचने वाला इसको कहा गया है। और जिसका हमने उपयोगिता वक्र, यूटिलिटी कर्व यहाँ देखा है, और वो कैसा होता है, मूल बिंदु की प्रति कॉनकेव होता है। इस प्रकार रिस्क अवर्टर जो रिस्क से बचना चाहता है उसकी आय के समान अपेक्षित मूल्य, एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ जो जोखिम भरे जुए के लिए निश्चित आय के साथ दी गई आय को प्राथमिकता देता है। कहने का मतलब ये इस लाइन के अंतर्गत ये है कि ऐसा कोई जोखिम भरा जुआ है जिसकी अपेक्षित एक्सपेक्टेड जो मूल्य प्राप्त होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि 3000 रुपये उसकी एक्सपेक्टेड उस जुए के कारण आय होने की संभावना 3000 है, उसी के बराबर निश्चित आय के बराबर ये 3000 रुपये है। यानी उसकी आय 3000 रुपये है, लेकिन वो किसी प्रकार का गैम्बल करता है, गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, तो भी उसकी आय कितनी होने की संभावना है, 30000 है। तो यहाँ दोनों बराबर है। और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति किसको प्राथमिकता देगा, प्रोबेबिलिटी देगा, यहाँ प्रेफरेंस देगा, वो देगा जो निश्चित आय है, क्योंकि जुए खेलने से भी उतनी प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, ऐसी उसी निश्चित आय को ही ज़्यादा प्राथमिकता देगा। जोखिम से बचने के दृष्टिकोण के कारण कई लोग विभिन्न प्रकार के जोखिम के खिलाफ क्या करते हैं, बीमा करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो जोखिम से बचना चाहता है और अगर उसके सामने किसी प्रकार का जोखिम होता है तो उसके बचने के लिए वो क्या करता है, इंश्योरेंस कर देता है, बीमा कर लेता है। जैसे घर का जलना हो, एक गंभीर कोई प्रकृति की अचानक कोई बीमारी आ जाए, कार की दुर्घटना हो जाए, या कोई नौकरी को प्राथमिकता दे या कोई व्यवसाय को प्राथमिकता दे, तो ऐसी स्थिति में भी उसको यहाँ निर्णय लेना पड़ता है। तो जोखिम के इस दृष्टिकोण की अपेक्षित उपयोगिता, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मापने की एनम विधि के साथ समझा जा सकता है। एनम विधि जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, पिछले वीडियो के अंतर्गत भी किया था, परंतु यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि जो व्यक्ति जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जो रिस्क अवर्स है, जो जोखिम से बचना चाहता है, उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम हो जाती है। कब हमने देखा, आय बढ़ने पर। क्योंकि अभी हमने देखा कि इन जो जोखिम से बचने वाला व्यक्ति है, रिस्क अवर्स व्यक्ति है, उसकी जो उपयोगिता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति कॉनकेव होता है, नतोदर होता है। अब ये जो हम देख रहे हैं कि निष्पक्ष जो बाजी है, फेयर जो बाजी है, वो क्या किस प्रकार से होगी, वहाँ किस प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे, उसको एक एग्जाम्पल, सरल उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। और अभी हमने एक डायग्राम भी देखा है जिसके अंतर्गत हमने देखा कि ये यूटिलिटी कर्व है आय का, और ऐसी स्थिति में ये वो उस व्यक्ति का जो जोखिम से बचने का प्रयास करता है। यहाँ हम एक उदाहरण लें, चित्रानुसार हमने देखा कि अगर आय 2000 है तो उसकी उपयोगिता यूटिलिटी 50 है।
अभी डायग्राम के अंतर्गत भी हमने देखा 3000 है तो उसकी उपयोगिता कितनी है 70 है, और 4000 होने पर उसकी उपयोगिता कितनी हो जाती है 75 हो जाती है। अर्थात वो बढ़ रही है, लेकिन कौन सी दर से, डिमिनिशिंग रेट के अनुसार। अब यहाँ हम देखें, माना व्यक्ति की वर्तमान नौकरी, कोई भी वर्तमान नौकरी है, उसकी निश्चित आय है 3000 रुपये प्रति माह है। यहाँ हम देखें उसकी निश्चित आय कितनी है 3000 रुपये है। अब यहाँ वह 1000 रुपये जीतने और हारने की समान संभावना का जुआ खेला जाए, कितने रुपए की 1000 रुपये का, या अगर वो जीतता है तो कितना 1000 रुपये उसको और अधिक प्राप्त होंगे, और हारेगा तो 1000 रुपये का उसका नुकसान होगा, और संभावना कितनी है 50-50% है। तो ये कौन सी बाजी होगी, फेयर जुआ होगा ये। अब यहाँ हम देखें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा कि इसका अपेक्षित आय मूल्य, एक्सपेक्टेड जो इनकम वैल्यू है और एक्सपेक्टेड जो यूटिलिटी है वो किस प्रकार से निकाली जाएगी उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ दो संभावनाएं बनती है उसके सामने। अगर वो 1000 रुपये आय जीतता है तो ऐसी स्थिति में उसकी आय बढ़कर कितनी हो जाएगी 4000 हो जाएगी, पहली संभावना। और हार जाता है तो उसकी आय कितनी हो सकती है 2000 हो सकती है। अर्थात वो यहाँ इस 2000 और 4000 के बिंदु के बीच में या तो इस 2000 की स्थिति में आ जाएगा या फिर इस 4000 की स्थिति में आ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे अगर उसकी आय 4000 रुपये हो जाएगी, ऐसी स्थिति में हम देखें यहाँ तो उसकी जो 4000 की स्थिति में उसकी जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो कितनी हो जाएगी उसकी बात करें इस डायग्राम के अंतर्गत तो वो कितनी है 75 है। 3000 की जो निश्चित आय है उसकी कितनी है 70 है। 3000 निश्चित नौकरी की उसकी तो कितनी है 70 है। अब यहाँ हम देखें कि वो जीतता है तो उसके 4000 हो जाएंगे, तो 4000 होने पर उसकी स्थिति में उसकी उपयोगिता कितनी हो सकती है 75। और अगर 2000 हो जाए, क्योंकि 1000 हारने की स्थिति में उसकी आय घटकर कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में उसकी जो उपयोगिता है वो कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, और निश्चित आय की कितनी है 70 है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस जो 1000 रुपये समान जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उसके आधार पर जो बाजी लगाई जाती है उसके अंतर्गत जो एक्सपेक्टेड इनकम वैल्यू है, आय, वो कितनी प्राप्त होगी और कितनी उसकी उपयोगिता प्राप्त होगी उसकी यहाँ हम बात करें इसके अंतर्गत। तो हम यहाँ देखें कि जो फेयर बाजी है उसके अंतर्गत 0.5 जो प्रोबेबिलिटी है वो जीतने की है, 0.5 क्या है हारने की। जीतेगा तो कितने 4000, और अगर वो हार जाएगा 1000 तो उसकी आय कितनी हो सकती है 2000, और यहाँ उसकी एक्सपेक्टेड वो कितनी आ गई 3000 आ गई, जो कि निश्चित आय के बिल्कुल क्या है बराबर है। अब यहाँ हम देखें अपेक्षित उपयोगिता वो कितनी है 0.5, और 0.5 ये तो प्रोबेबिलिटी है जीतने और हारने की। अब यहाँ 4000 की उपयोगिता और यहाँ किसकी 2000 की उपयोगिता, और 4000 की उपयोगिता हमने देखी कितनी हो सकती है 75, और 2000 की कितनी हो सकती है 50। तो यहाँ ये 0.5 को 75 से गुणा किया तो ये कितना आया 37.5, और ये आया 25 आया, 0.5 इंटू 50। तो ये हमारे पास ये उपयोगिता कितनी आई, इसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी आई 62.5, और ये किसकी है जुए की संभावित उपयोगिता, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। और अभी हमने देखा निश्चित आय की जो उपयोगिता है वो कितनी है 70 है। अब डायग्राम के अंतर्गत देखें हम यहाँ कि ये वो स्थिति है, ये 4000 वाली है और ये है हमारे सामने ये है 2000 वाली, और इनको एक सरल सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो इसके द्वारा हम यहाँ क्योंकि 2000 की जो यूटिलिटी कितनी 50 और दूसरी संभावना कितनी 4000, तो इसके आधार पर हम यहाँ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का निर्धारण कर सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा। अब यहाँ हमने डायग्राम के अंतर्गत देखें तो 3000 की जो निश्चित आय थी उसकी उपयोगिता इस सी बिंदु के अनुसार, क्योंकि ये इस यूटिलिटी कर्व पर है तो वो तो कितनी है 70 है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो जुआ खेलता है 1000 रुपये हारने और जीतने का, उसकी जो अपेक्षित आय है, इनकम है, वैल्यू है, वो कितनी आ रही है 3000 आ रही है, और उसकी उपयोगिता इस ए बी जो सीधी लाइन खींची है उस पर हम देखें ये बिंदु डी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये डी,
और इसके अनुसार कितनी है 62.5। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि जो निश्चित नौकरी है 3,000 रुपये आय वाली, उसकी तो उपयोगिता 70 है, जबकि जो जुआ खेलता है या खेलने की अगर वो विचार करता है तो उससे होने वाली उपयोगिता कितनी है 62.5 है। तो ऐसी स्थिति में ये कम है, इसलिए एक जो जोखिम से टलने वाला व्यक्ति है वो यहाँ किसी प्रकार से यहाँ जुआ खेलने का निर्णय नहीं लेगा। हालांकि उसकी अनिश्चित आय संभावना का अपेक्षित मूल्य जो है निश्चित आय के क्या है बराबर है, क्योंकि वो भी 3,000 रुपये आया और वो भी 3,000 रुपये आया। लेकिन जोखिम उठाने वाला जुआ को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने ये देखा कि एनएम थ्योरी के अनुसार ये निर्धारण होता है जो उसकी अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड इनकम है उसके आधार पर न होकर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के आधार पर होगा, और जो जिसका निर्धारण हम इस AB सीधी रेखा द्वारा किया है। और यहाँ वो क्या है, बिल्कुल इस अपेक्षित यूटिलिटी है वो जो 62.5 है वो क्या है कम है। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो जुए को अस्वीकृत यानी मना इसलिए करेगा, इनकार इसलिए करेगा कि 1,000 रुपये जीतने से प्राप्त उपयोगिता 1,000 रुपये हारने से प्राप्त उपयोगिता से क्या है कम है। क्योंकि 1,000 रुपये अगर वो जीतता है तो उसकी यूटिलिटी में कितने की वृद्धि हो रही है 5 की वृद्धि हो रही है, लेकिन हारेगा तो उसकी यूटिलिटी में कितने की कमी होगी कि 50 से वो कितनी होगी 70 होगी, तो कितने की कमी होगी 20 की होगी, अर्थात इसको हारने से ज़्यादा नुकसान है। यही कारण है कि वो अनिश्चित आय की संभावना से उसकी अपेक्षित उपयोगिता निश्चितता के साथ उसकी प्राप्त उपयोगिता से कम पाई जाती है। क्योंकि हमने देखा जो निश्चित आय की यूटिलिटी है वो कितनी है 70 है, और अपेक्षित यूटिलिटी कितनी है जो जुआ खेलेगा तो वो कितनी है, हमने यहाँ देखा कितनी प्राप्त हुई 62.5 है। तो ऐसी स्थिति में ये कम है, और यहाँ वो व्यक्ति जो जोखिम से बचने का प्रयास करता है, जोखिम एवर्टर है, जोखिम अवर्स है, वो यहाँ क्या करेगा उस बाजी को नहीं खेलेगा। इसे एक और उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी 3,000 रुपये निश्चित आय है, वो 2 उचित फेयर जुआ, जो फेयर कौन सा होगा जिसमें 50-50% क्या हो संभावना हो। पहला स्थिति है जुए की 1,000 रुपये हारने और जीतने की, और दूसरी है 1,500 रुपये हारने और जीतने की। अगर 1,000 रुपये की बात करें, अगर वो जीतता है तो कितनी हो सकती है 4,000, और हारता है तो कितनी हो सकती है 2,000। लेकिन यहाँ हम बात करें 1,500 रुपये की, अगर वो हारने और जीतने के रूप में लगाए तो ऐसी स्थिति में अगर वो जीतता है तो उसकी आय कितनी हो सकती है 3,000 से बढ़कर 4,500, और हारता है तो ऐसी स्थिति में उसकी आय हम कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 1,500। अभी हमने देखा 1,000 रुपये हारने और जीतने की जो संभावना है उसकी जो अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू है वो कितनी प्राप्त हुई थी 3,000, और जो यूटिलिटी प्राप्त हुई थी एक्सपेक्टेड वो कितनी हुई थी 62.5। अब उसकी तो हमने बात कर ली, अब इसकी और बात कर लें 1,500 वाली की। तो यहाँ हम देखें इस डायग्राम के अंतर्गत तो 45 हो, ऐसी स्थिति में वो उसकी उपयोगिता कितनी हो सकती है, ये आप इस डायग्राम के अंतर्गत देखोगे तो हमें ये प्राप्त हो रहा है यहाँ ये H बिंदु, ये H बिंदु और यहाँ इस पर, और अगर वो हारता है तो उसकी आय कितनी हो सकती है 1,500। तो तब बिंदु कौन सा होगा G, इतनी यूटिलिटी मिलेगी, इसके समान मिलेगी। अब इन दोनों को मिलाएंगे G और H बिंदु को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा, सीधी रेखा के द्वारा, तो हम यहाँ अपेक्षित एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का निर्धारण कर सकते हैं। और यहाँ हम देखें कि उसकी जो मनी वैल्यू आ रही है एक्सपेक्टेड वो कितनी आएगी, तो हम यहाँ देखें कि 0.5 और 0.5 वो क्या है बराबर संभावना है जीतने की और हारने की। हारेगा तो उसकी आय कितनी हो सकती है 1,500, क्योंकि 1,500 रुपये की बाजी खेली जा रही है यहाँ, और 3,000 रुपये उसकी आय है तो कितनी कम हो जाएगी 1,500 हो जाएगी। और जीतता है तो 1,500 की वृद्धि होने पर उसकी आय कितनी हो जाएगी 4,500। और इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये अपेक्षित जो यूटिलिटी आ रही है इसकी भी कितनी आ रही है 3,000 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ हम इस डायग्राम के अंतर्गत देखें, वो निश्चित आय की स्थिति हो तब तो उसकी यूटिलिटी है वो आ रही है ये CM2, और अगर वो 1,000 की खेलता है तब आ रही है ये DM2,
और अगर वो 1500 की बाजी खेलता है तब आ रही है LM2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, निश्चित आय से प्राप्त यूटिलिटी है वो सबसे अधिक है, यहाँ CM2 है या M2C लिख दें, ठीक है, डायग्राम के अंतर्गत हम देख रहे हैं। और अगर वो 1000 रुपये की लगा रहा है तब आ रही है उसकी M2D, इससे कम, ठीक है। और यहाँ हम देखें अगर वो 1500 की लगा रहा है तब आ रही है M2L, तो सबसे अधिक ये है, उससे कम ये है M2D और उससे कम ये है। थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करें, निश्चित आय वाले में किसी प्रकार का वेरिएबिलिटी नहीं है, परिवर्तनशीलता नहीं है, क्योंकि यहाँ देखें इस जो 1000 वाली है उसमें परिवर्तनशीलता कितनी है, A से लेकर B तक है, यहाँ तक है। और अगर 1500 वाली देखें तो उसमें ये वेरिएबिलिटी है, परिवर्तनशीलता है, वो यहाँ G से लेकर S है। तो कहने का मतलब सबसे अधिक जो परिवर्तनशीलता है, वेरिएबिलिटी है, वो किसकी है, 1500 रुपये बाजी वाली की है। उससे कम किसकी है, 1000 वाली। और सबसे कम किसकी है, जो निश्चित आय की नौकरी है उसकी है। तो कहने का मतलब एक उस प्रकार के आधार पर निर्णय लेगा वो व्यक्ति जिसमें परिवर्तनशीलता, जो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता की जो ये लंबाई है वो कम हो। यानी कहने का मतलब अगर ये 1000 और 1500 रुपये की बाजी के बारे में निर्णय लेना हो तो निश्चित रूप से वो कौन सी बाजी को स्वीकार करेगा, 1000 वाले को करेगा। क्योंकि थोड़ा सा हम यहाँ विचार करें कि दोनों स्थितियों में उसकी अपेक्षित उपयोगिता कितनी है, जो अपेक्षित जो आय कितनी है, 3000 है, दोनों में ही है। लेकिन यहाँ हम देखें उसकी अपेक्षित यूटिलिटी है वो 1000 वाली में अधिक है, और यहाँ परिवर्तनशीलता इस परिणाम की वो भी क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ AB बिंदु हम देखें, लेकिन इसकी ज़्यादा है क्योंकि वो हार जाएगा 1500 रुपये बाजी वाले में, तो उसको उसका नुकसान अधिक होगा, क्योंकि उसकी आय घटकर कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। लेकिन जीतता है तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 4500 है। इसलिए 15000 और 4500 के बीच की जो ये परिवर्तनशीलता है वो अधिक है, किसकी अपेक्षा, 1000 आय वाली। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने यहाँ देख लिया कि 4500 और जो 1500 है, यानी 1500 रुपये हारने और जीतने की संभावना में जो अपेक्षित उपयोगिता है वो सबसे कम यहाँ प्राप्त होगी। इस प्रकार व्यक्ति जो पहले जुए को पसंद करेगा जिसमें कम परिवर्तनशीलता हो, हमने अभी देखा कि वहाँ भी 3000 रुपये आय अपेक्षित आय प्राप्त हो रही है और उसकी यूटिलिटी कितनी प्राप्त हो रही है, अपेक्षित 62.5 है। जबकि जो 1500 रुपये आय बाजी है, जो गेम है, जो जुआ है जिसमें हारने और जीतने की संभावना 1500 है, उसमें परिवर्तनशीलता अधिक है। और हमने इस रेखा के बारे में, इस स्ट्रेट लाइन के बारे में की द्वारा भी समझा, जो GH हमने देखा है। और हम फिर वैसे भी देखे हैं कि अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड जो मनी वैल्यू है वो तीनों की बराबर है। निश्चित आय में भी 3000 है, 1000 वाले में भी 3000 है और इसमें भी 3000 है। लेकिन हम यहाँ देखें, निश्चित नौकरी की बात छोड़ें, सिर्फ इन दोनों जुए की बात करें, 1000 वाली और ये 3000 वाली, तो यहाँ देखें कि 1000 बाजी में जो प्राप्त अपेक्षित उपयोगिता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, वो 1000 वाले में अधिक है। तो कहने का मतलब यहाँ कम परिवर्तनशीलता है। और अगर इस A और B बिंदु के बीच की देखें तो यहाँ भी 1000 की संभावना है, जीते तो 4000 और हारे तो 2000, लेकिन उसमें 1500 है, हारे तो आय घटकर कितनी हो सकती है, 1500 हो सकती है। इसलिए एक व्यक्ति जो पहला जुआ है, अगर उन दोनों में अगर उसको निर्णय लेना पड़े तो पहले वाले को ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसमें कम परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी कम है, जबकि दूसरे जुए की परिणाम की परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी अधिक है, क्योंकि वो हार जाएगा तो वो 1500 रुपये हारेगा और उससे जो उपयोगिता में बहुत अधिक कमी होगी। यहाँ याद रखना चाहिए कि जो गैम्बलिंग है को परिणाम की परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी की डिग्री से मापा जाता है। जिसकी ज़्यादा परिवर्तनशीलता है उसको कम पसंद किया जाएगा। किसके द्वारा, जो व्यक्ति जुए से बचने का प्रयास करता है, जो रिस्क अवर्टर हो, जो रिस्क अवर्स हो, जो जोखिम को कम करने का प्रयास करता है, जोखिम को टालने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति की यहाँ बात की जा रही है। पहले जुए में परिणाम की परिवर्तनशीलता की डिग्री कम है, 1000 की है,
और इसलिए जोखिम भी क्या है, कम है। जबकि दूसरे जुए में परिवर्तनशीलता जो वेरिएबिलिटी है उसकी डिग्री क्या है, अधिक, 1500 है, ठीक है, जहां जिससे यह अधिक जोखिम भरा होता है। तो इसलिए यहाँ देखें, और निश्चितता के साथ जो आय के मामले में परिणाम की कोई परिवर्तनशीलता नहीं है। निश्चित है कि कितनी आय प्राप्त होगी, 3000 होगी, वहाँ कोई नहीं है। अगर तीनों की बात करें तो वो निश्चित नौकरी वाले को करेगा, और अगर दोनों जुए की अपेक्षा बात करें तो वो किसको पसंद करेगा, 1000 रुपये जो संभावनाएं वाले है उसको ज़्यादा पसंद करेगा। इसलिए इसमें कोई जोखिम नहीं है। कौन से में, निश्चित वाले में। इसलिए जो रिस्क अवर्स व्यक्ति है, जो जोखिम को टालने वाला व्यक्ति है, वो अगर किसी प्रकार की जुए की बात की जाए और निश्चित नौकरी की बात की जाए तो निश्चित रूप से वो उस निश्चित नौकरी को ही प्राथमिकता देगा। और जुए की बात करें जाए, किसी प्रकार के जुए में बाजी खेलनी हो तो वो उस जुए पर ज़्यादा प्राथमिकता देगा जिसमें परिणाम की जो परिवर्तनशीलता है, वेरिएबिलिटी है, वो कम हो। तो इस प्रकार हमने एक ऐसे व्यक्ति की बात की है कि जो जोखिम से बचने का प्रयास करता है और किस प्रकार से वो फेयरबाजी है उसको लगाने से इनकार कर देता है। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किसी प्रकार के उसके सामने, जैसे अभी हमने कुछ प्रकार के जोखिमों के बारे में बात की है, जैसे आग लगना है, किसी प्रकार का जो सड़क दुर्घटना है, ऐसी स्थिति की जोखिम उसके सामने आने की संभावना होती है। और तो ऐसी स्थिति में वो उस जोखिम से किस प्रकार से बचेगा, और उसको बचने का एक ही तरीका है, बीमा किया जाए, इंश्योरेंस किया जाए। और वो बीमा इंश्योरेंस कंपनी से कितना किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, जिससे उस जोखिम से टला जाए और उसकी यूटिलिटी में, उसकी उपयोगिता में ज़्यादा कमी ना हो, उसकी आगे आने वाले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।